बार की बात है। धनीराम एक जमींदार था। धनीराम की बेटी चारू पढ़ाई में बहुत तेज थी, मगर धनीराम का बेटा दिनेश दिन भर आवारागर्दी करता था। इसी बात को लेकर धनीराम हमेशा परेशान रहता था। धनीराम, ये दिनेश कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, सिर्फ मेरी मेहनत के कमाए हुए पैसे अपने आवारा दोस्तों में उड़ाता रहता है। तुम समझती क्यों नहीं हो? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जी, जैसे कि दिनेश सिर्फ मेरा ही बेटा है। आपका तो कुछ लगता ही नहीं। जब मैं उसे डांटता हूं तो तुम्हारी ही आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। अरे, आपसे डांटने के लिए किसने मना किया है? आप तो उसे मारने लगते हैं। जवान बेटा है, कहीं कुछ कर बैठा तो। अरे, जवान है तो क्या हुआ, उसे कुछ भी करने की आजादी दे दूं। देखो शारदा, दिनेश सिर्फ तुम्हारी वजह से ही बिगड़ा है। वाह पतिदेव, बेटी पढ़ाई में अच्छी है तो वह आप पर गई है। अगर आवारागर्दी करता है बेटा तो उसे मैंने बिगाड़ा है। आप तो जी जवानी में बड़े सीधे थे। मैंने तो अपने पिता की दौलत को अपने आवारा दोस्तों में कभी नहीं उड़ाया। 20 साल की उम्र में ही काम करने लगा था और अपने पिता का हाथ बटाने लगा था। और तुम्हारा बेटा तो अपने पिता के ऊपर बोझ है। बस कीजिए, इतना भी बिगड़ा हुआ नहीं है मेरा बेटा। अरे इतनी दौलत है, कहाँ ले जाओगे? एक दिन तो वह दौलत दिनेश को ही मिलनी है। बिटिया तो अपने घर चली जाएगी। गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने मुझसे दिनेश की शिकायत ना की हो। परसों तो दिनेश ने हद कर दी। मुखिया की बेटी बिंदिया को भी छेड़ा है उसने। बस बस, अब मैं अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। पता है मुझे आपके मुंह तो वो कलमुआ नौकर प्रकाश सिर पर चढ़ा है। संसार में तुम ऐसे पहले पिता होंगे जो अपने बेटे की जगह अपने नौकर की तारीफ करते फिरते हो। नौकर, आप आ गए मालिक। आपके कहने के मुताबिक मैंने सुबह ही खेतों में पानी डाल दिया है और जो आपने गड्ढा खोदने के लिए बोला था वो भी खोद दिया है। अभी तो सुबह के 7 बजे प्रकाश, तू कितने बजे से काम पर लग गया? मालिक, मैं सुबह 4 बजे ही आ गया था। एक बात और बतानी थी आपको। कौन सी बात? कुछ देर पहले मुखिया यहां आया था, आपको बहुत उल्टी सीधी सुना रहा था। बोल रहा था अगर वो जमींदार है तो क्या उसके लड़के को गांव की लड़कियां छेड़ने का कोई लाइसेंस मिला है क्या? वो पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी देकर गया है मालिक। अच्छा है, वो पुलिस में रिपोर्ट कर दे। एक तू है प्रकाश और एक मेरा बेटा है। दिन भर कुछ नहीं करता सिवाय आवारागर्दी करने के अलावा, और मैं उससे कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि मेरा कुछ भी कहना उसकी मां को बहुत बुरा लगता है। आप दिनेश बाबू को समझाते क्यों नहीं? मैं उसे समझा कर थक गया हूं। मालिक, मुझे कुछ देर के लिए जरूरी काम है। अगर आपका आदेश हो तो मैं कुछ देर के लिए चला जाऊं। क्या बात है प्रकाश, कहीं तेरा कोई चक्कर वगैरह तो नहीं चल रहा? अरे नहीं मालिक, मुझ जैसे गरीब नौकर से भला कौन सी लड़की अपना चक्कर चलाएगी। ठीक है, जा। 2 घंटे के लिए नहीं, 4 घंटे के लिए चला जा। वैसे भी सारा काम तो तू कर ही चुका है। जंगल में नदी किनारे चारू। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूं प्रकाश। घर में तो तुमसे बात करने का मौका मिलता ही नहीं। चारू, आज मैं तुमसे साफ साफ कहने आया हूं कि अब मैं तुमसे नहीं मिल सकता। लेकिन क्यों प्रकाश? मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम भी प्रेम मुझसे तो प्रेम मैं भी करते तुमसे हो। करता हूं, लेकिन मत भूलो कि मैं तुम्हारे घर का नौकर हूं। मालिक मुझ पर कितना विश्वास करते हैं, लेकिन कहीं अगर किसी दिन मालिक को कुछ पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं कुछ नहीं जानती प्रकाश। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुमसे ही शादी करूंगी। अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। चारू गुस्से से वहां से चली गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन शहर से हुकुमचंद नाम का एक बड़ा व्यापारी मुखिया को लेकर जमींदार के पास आता है। मुखिया को देखकर धनीराम चौंक गया। मुखिया जी, मैं दिनेश की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूं। अरे नहीं धनीराम जी, दिनेश की हरकत को मैं कब का भूल चुका हूं। आप भी भूल जाइए। दिनेश बच्चा है और बच्चे तो गलती कर ही देते हैं। दरअसल धनीराम जी, मैं हुकुमचंद जी को आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया हूं। हुकुमचंद जी शहर में बहुत बड़े सोने के व्यापारी हैं। नमस्ते धनीराम जी, मुझे मुखिया जी के द्वारा ही आपके बारे में पता लगा है। मुझे एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति की तलाश थी। मुखिया जी ने बताया कि आप बहुत ईमानदार और धनवान व्यक्ति हैं। मुखिया जी ने मेरी तारीफ तो कुछ ज्यादा ही कर दी। मुझसे ज्यादा अच्छे इंसान तो मुखिया जी हैं, जिन्होंने मेरे बेटे की गंदी हरकत को भी माफ करके भुला दिया। बताइए, आपको मुझसे क्या काम है? दरअसल मैं सोने का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और मैं हिंदुस्तान छोड़कर विदेश में बसना चाहता हूं। मेरे पास कुछ सोने का स्टॉक है।
मैं चाहता हूं कि उस सोने को आप खरीद लें। मैं वो सोना आधे पौने दामों में बेचने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर हुकुमचंद ने एक बड़ी सी अटैची धनीराम के सामने खोल दी। उसमें ढेर सारे सोने के बिस्कुट रखे हुए थे। सोने को देखकर धनीराम बुरी तरह से हैरान हो गया। लेकिन इतना ढेर सारा सोना आप शहर में किसी को भी बेच सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह सोना किसी गांव के व्यक्ति के पास रहे, क्योंकि गांव के व्यक्ति बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं और लोगों की मदद करते हैं। वैसे तो यह सोना 5 करोड़ का है, लेकिन मैं यह सोना आपको सिर्फ 2 करोड़ में बेचने के लिए तैयार हूं, यानी आधे दाम से भी कम। हुकुमचंद की बात सुनकर धनीराम सोच में पड़ गया, क्योंकि वह 2 करोड़ की जायदाद का मालिक था। सोच क्या रहे हो धनीराम जी? अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप अपनी संपत्ति बेचकर इस सोने को खरीद लो और बाद में सोने को मुनाफे में बेच देना। आपकी संपत्ति भी दोगुनी हो जाएगी। मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए। 1 हफ्ते बाद आप 2 करोड़ ले जाना और सोना मुझे दे जाना। धनीराम ने अपनी सारी जायदाद बेचकर 2 करोड़ की रकम इकट्ठा कर ली। 1 हफ्ते के बाद हुकुमचंद वहीं सोने की अटैची लेकर आया। गिन लीजिए हुकुमचंद जी, पूरे 2 करोड़ हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है धनीराम जी। रुपए गिनकर मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। धनीराम जी, एक बार सोने को किसी जौहरी से चेक करवा लेते। कैसी बातें कर रहे हो मुखिया? तुम हमारे गांव के हो, मुझसे धोखा थोड़े ही करोगे। मुखिया और हुकुमचंद रुपए लेकर वहां से चले गए। अगले दिन धनीराम वह सोना बेचने के लिए शहर गया, मगर शहर में जाकर उसे पता लगा कि वह सारा सोना नकली था। धनीराम बर्बाद हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ घर के सिवाय कुछ भी नहीं बचा था। मुखिया अपने परिवार सहित गांव से फरार हो चुका था। एक दिन धनीराम ने अपने बेटे दिनेश को बुलाकर कहा, दिनेश बेटा, तुम तो जानते हो मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मैं सड़क पर आ गया हूं और अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत भी नहीं कि मैं मेहनत कर सकूं। तुम जवान हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते ताकि परिवार की रोजी रोटी चल सके? दिमाग तो ठीक है आपका पिताजी। एक तो आपने सारी दौलत पानी की तरह बहा दी, ऊपर से अब मुझे मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं। मैं आपका खर्चा नहीं उठा सकता। दिनेश बाबू, आपको अपने पिताजी से इस तरह से बात करते हुए शर्म नहीं आती? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कुछ समय पहले आपने धनीराम जी की तिजोरी से 10 लाख रुपए चुराए थे। उस रकम में से ही आप कुछ पैसे धनीराम जी को दे दीजिए। मैं उसमें से एक फूटी कौड़ी भी पिताजी को नहीं दूंगा। वह पैसे मेरे खर्चे के हैं और तू 2 कौड़ी का नौकर मुझे आदेश देगा। चल भाग यहां से। प्रकाश, तुझे मेरे बेटे से इस तरह से बात करते हुए शर्म नहीं आती? निकल जा मेरे घर से और दोबारा यहां पर कदम मत रखना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। ठीक है मालिक, आप कहते हैं तो मैं यहां से चला जाता हूं, लेकिन मुझे आपका ये दुर्व्यवहार हमेशा याद रहेगा। प्रकाश रोते हुए वहां से चला गया। धनीराम अपने कमरे में जाकर रोने लगा। तभी चारू रोती हुई अपने पिता के पास आकर बोली, ये आपने अच्छा नहीं किया पिताजी। प्रकाश तो आपका पक्ष ले रहा था और आपने उसे ही धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर प्रकाश को घर से बाहर निकाला है बेटी। तुम तो जानती हो कि मेरे हाथ से सब कुछ छिन गया है। मेरी आंखों के सामने दिनेश ने एक जोरदार थप्पड़ प्रकाश के गाल पर मार दिया। मैं प्रकाश को इससे ज्यादा अपमानित होते नहीं देख सकता था। अगर मैं प्रकाश से प्यार से बोलता तो वो मुझे छोड़कर ही नहीं जाता। मजबूरी में मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। प्रकाश एक अनाथ था। वह रोते हुए बगैर टिकट के ट्रेन में बैठ गया। मैं अब इस गांव में नहीं रहूंगा। जब मालिक ने ही मुझे निकाल दिया तो फिर मेरा इस गांव में क्या काम? प्रकाश ट्रेन में काफी दूर तक निकल गया था। जिस डिब्बे में प्रकाश बैठा था वहां पर उसके और एक व्यक्ति के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। अचानक उस व्यक्ति के मुख से झाग निकलने लगा। प्रकाश दौड़ते हुए उस व्यक्ति के पास चला गया। ये तुम्हारे मुंह से झाग क्यों निकल रहा है? मैंने कुछ देर पहले जहर खा लिया है। मैं एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था, मगर 1 नंबर का अय्याश था। मेरी वजह से मेरी पत्नी और बच्चों ने आत्महत्या कर ली। इस बैग को देख रहे हो? इस बैग में हीरे हैं। मैं इन हीरो को लेकर विदेश में जाकर बसना चाहता था, मगर मेरी पत्नी और बच्चों की याद मेरा पीछा नहीं छोड़ती। जब वही इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगा? इतना कहकर उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। प्रकाश ने देखा कि उस बैग में हीरे भरे थे। प्रकाश एक चतुर व्यक्ति था। वह समझ गया कि अगर उसने इसके बारे में पुलिस को बताया तो पुलिस उल्टा उसे ही गिरफ्तार कर लेगी।
प्रकाश इस बैग को लेकर अगले रेलवे स्टेशन पर उतर गया। प्रकाश उन हीरो को बेचकर बेहद अमीर आदमी बन गया। अमीर होने के बाद प्रकाश को चारू की याद सताने लगी। सुखिया चाचा, आप धनीराम जी कहाँ गए? उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ प्रकाश। दिनेश ने अपने परिवार के सभी लोगों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। यह सदमा धनीराम की पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह इस दुनिया से चल बसी। धनीराम चारू को लेकर पता नहीं कहां चला गया। लेकिन यह मकान तो धनीराम जी के नाम पर था ना? लेकिन दिनेश ने चुपके से इस मकान को भी गिरवी रख दिया था। धनीराम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस मकान को छुड़ा पाए। जाते वक्त धनीराम तुम्हें याद करके बहुत रो रहे थे भाई। मुझे याद कर रहे थे? लेकिन उन्होंने ही तो मुझे घर से बाहर निकाला था। नहीं प्रकाश, उन्होंने तुम्हें ज्यादा अपमानित होने से बचाने के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर तुम्हें घर से बाहर निकाला था। प्रकाश ने चारों ओर धनीराम की बहुत तलाश की, मगर वह उसे गांव में कहीं भी नहीं मिले। थक हार कर प्रकाश उन दोनों को शहर जाकर तलाशने लगा। एक दिन तलाश करने के दौरान प्रकाश की नजर दिनेश, हुकुमचंद और मुखिया पर पड़ी। वो तीनों एक कार में अंदर बैठे हुए थे। प्रकाश हैरत में पड़ गया। ये तो मुखिया और हुकुमचंद है जो धनीराम जी को बर्बाद करके गांव छोड़कर भाग गए थे। उनके साथ दिनेश क्या कर रहा है? इनका पीछा करना चाहिए। वाकई दिनेश तुम्हारे दिमाग को मान गए। किस तरह से तुमने अपने बाप को छूना लगाकर उनकी सारी जायदाद अपने नाम कर ली भाई। अगर मुखिया जी इसमें मेरा साथ नहीं देते तो मैं अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाता। मेरा पिता एक नंबर का बेवकूफ इंसान था। मैं जरा से पैसे क्या खर्च कर देता था, घर में रोज रोज झगड़ा करता था। वो तो भला हो मुखिया जी का, जिन्होंने मुझे ये सारी योजना बताई। दिनेश, तुम मेरी बेटी से प्यार करते थे, लेकिन तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं थे। और धनीराम तुम्हें कभी भी व्यापार करने के लिए पैसे नहीं देता। इसलिए मैंने पहले ये अफवाह उड़ाई कि तुमने मेरी बेटी को छेड़ा है, और कुछ महीनों बाद में हुकुमचंद को लेकर धनीराम के पास पहुंच गया और उसे ऐसा जताया कि जैसे मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। धनीराम मेरी इस भलाई को देखकर सब कुछ भूल गया और मुझ पर विश्वास कर बैठा। प्रकाश गुस्से में, भगवान तेरे जैसी औलाद किसी दुश्मन को भी ना दे। अरे, तेरे जैसा कपूत जिस घर में पैदा हो जाए उस घर को बर्बाद होने से भला कौन रोक सकता है? प्रकाश, तुम्हारे शरीर पर ये महंगे कपड़े कहां से आए? इसे चुराकर लाए हो? प्रकाश नहीं कृष्णा कहूदिश, कल के वक्त का एक मामूली नौकर आज के वक्त का एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बन चुका है, जो तुम्हारे जैसे ना जाने कितने दिनेश को खड़े खड़े खरीद लेगा। तुम्हें तुम्हारे किए की सस्सा जरूर मिलेंगी। सीधी तरह से ये बता दो कि धनीराम जी और चारू कहाँ हैं। मुझे ये क्या पता वो कहाँ है? हो सकता है सड़क पर रोड एक्सीडेंट में कहीं मरमरा गए होंगे। दिनेश की बात सुनकर प्रकाश को बुरी तरीके से गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में तीनों को पीट दिया और तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। प्रकाश बेहद अमीर आदमी बन चुका था। पुलिस ने उन तीनों को धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद कर दिया। प्रकाश मंदिर में रोज प्रार्थना करने जाता था और एक दिन उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी। उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर धनीराम और चारू बैठे हुए थे। प्रकाश तुरंत वहां पर पहुंचा। मालिक, मैं आ गया। मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है रे प्रकाश। हाँ मालिक, लेकिन मैं कल भी आपका नौकर था और आज भी आपका नौकर हूं। तेरे जाने के बाद इस संसार ने हम पर कई कहर ढाए। प्रकाश को देखकर चारू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। सरिता अपने दोनों बेटे रितेश, राहुल और दोनों बहुएं पारुल और ईशा के साथ रहती है। सरिता के तो मजे ही मजे हैं। दोनों बहुएं मिलकर पूरा घर संभाल लेती है। उसे घर में कुछ काम नहीं करना पड़ता। सरिता की लाइफ तो शांति से बीत रही थी, लेकिन एक दिन सरिता की शांति भरी लाइफ में आ जाता है अशांति का तूफान, यानी कि सरिता की सासू मां कमला देवी। ओहो, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। ये जिंदगी को झंड करने सासू माँ कहाँ से आ गई? कल सुबह सुबह 4 बजे ही आ धमकेगी सासू माँ। आते ही बवाल, बहू ये करते हैं, बहू वो करे। अरे ना बाबा ना, मुझसे इतना काम ना होगा। अब तक तो मैं अपनी बहुओं पर हुक्म चलाती थी,
अब मेरी सास मुझ पर हुक्म चलाएगी, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मेरी तो शाख ही चली जाएगी। लेकिन सास की सेवा तो बहू करती ही है, मुझे इससे बचने के लिए कुछ तो करना होगा। समझ गई मुझे क्या करना है। सरिता अपनी दोनों बहुओं को आवाज देती है, पारुल, ईशा, जल्दी यहाँ आओ। दोनों बहुएं आती हैं। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? सरिता मुस्कुरा कर कहती है, तुम दोनों को तो पता ही है, कल मेरी सासू माँ आ रही है, यानी कि तुम दोनों की दादी सास। दोनों बहुएं हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगती है और आपस में फुसफुसाते हुए कहती हैं, भाभी ये मम्मी जी को क्या हो गया, इतनी खुश क्यों हो रही है? दादी सास आएंगी तो सासू माँ की तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, दादी जी की सेवा उन्हीं तो करनी पड़ेगी। मैंने तो सुना है कि दादी जी बहुत कड़क स्वभाव की हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। सुना, तुम दोनों मम्मी जी के आसपास भी मत फटकना, मम्मी जी की सेवा तो मैं ही करूंगी, आई बात समझ में? दोनों बहुएं सर हिलाकर हाँ कहती है। चलो अब जाओ, सो जाओ, सुबह मम्मी जी आने वाली है, मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आने वाली। दोनों बहुएं वहां से जाने लगती है और आपस में फुसफुसाती है, ईशा जरूर कुछ तो गड़बड़ है, भला अपनी सास के आने से कोई इतना खुश होता है क्या? हमें मम्मी जी का ये राज तो पता करना ही होगा। दोनों बहुएं चुप जाती है। सरिता झांक कर देखती है कि दोनों बहुएं हैं या नहीं, फिर धीरे से कहती है, दोनों बहुएं यही है, वक्त आ गया है प्लान शुरू करने का। अरे वाह, मम्मी जी आएंगी कल, जो मम्मी जी की सबसे ज्यादा सेवा करेगा, मम्मी जी उसे अपनी 20 लाख की FD का पैसा देंगे। मम्मी जी की सेवा तो मैं ही खूब करूंगी और मम्मी जी खुश होकर मुझे ही सारा पैसा देकर जाएंगी। लेकिन ये बात बहुओं को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना वो दोनों सासू माँ की सेवा करने लग जाएगी और FD का पैसा उन दोनों को मिल जाएगा। दोनों बहुएं छुपकर सारी बात सुन लेती है। ओ, तो ये बात है भाभी, दादी जी की सेवा तो हम ही करेंगे और दादी जी का सारा पैसा हम ही मिलना चाहिए। हाँ ईशा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मम्मी जी को लग रहा है कि वो सारा पैसा अकेले हड़प कर लेंगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब देखना, हम दादी जी की इतनी सेवा करेंगे कि दादी जी हमें ही पैसा देकर जाएगी। देखना, कल सुबह हम दोनों मम्मी जी से पहले उठकर दादी जी के आने की तैयारी कर लेंगे, दादी जी खुश हो जाएंगी। सरिता कान लगाकर बहुओं की बात सुन रही थी। दोनों बहुएं वहां से चली जाती है। यस, अब आएगा मजा। अब दोनों बहुएं करेंगी सासू माँ की सेवा और मैं करूंगी आराम। सुबह के 3:30 बजे दोनों बहुएं तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। ईशा, 3:30 बज गया है, दादी जी बस थोड़ी देर में आ जाएंगी, उनके आने से पहले सब तैयार है ना? हाँ भाभी, सारी तैयारी हो चुकी है। भाभी चलो ना, दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, वरना जब दादी जी आएंगी तो दरवाजे की घंटी की आवाज से मम्मी जी जाग जाएंगी और वही दादी जी की सेवा करने लगेंगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दोनों बहुएं दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। तभी आती है दादी जी। दोनों बहुएं मुस्कुराकर दादी के पैर छूती हैं। जीती रहो, खुश रहो बेटा। पारुल दादी के लिए नॉर्मल पानी लेकर आती है। अरे बेटा, मैं तो गर्म पानी पीती हूँ। दादी जी, मैं लेके आती हूँ गर्म पानी। ईशा झट से गर्म पानी लाती है और साथ में चाय भी बनाकर लाती है। दादी जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ, अदरक वाली। बेटा, मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीती, लस्सी मिल जाती तो अच्छा रहता। मैं अभी बनाकर लाती हूँ दादी जी। पारुल दादी के लिए लस्सी बनाकर लाती है। पारुल बेटा, नहाना है, नहाने के लिए गर्म पानी तो रख दे। जी दादी जी, अभी करके आई। दादी जी, आज आपके लिए नाश्ता मैं बनाती हूँ, बताइए क्या खाना पसंद करेंगी? एक काम कर बेटा, ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सांबर इडली बना लेना। ठीक है दादी जी। अरे थोड़ा ढोकला बना लेना। एक काम करना, थोड़ी कचौड़ी ही बना ले, बहुत दिन हो गए जलेबी खाए, थोड़ा जलेबी भी बना लेना। वैसे एक बात कहूँ, रस मलाई हो जाए तो मजा आ जाए, थोड़ा पोहा भी कर लेना, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तब तक मैं नहा लेती हूँ।
दोनों बहुएं हैरान, फिर हाँ में सर हिलाती है। ये दादी जी खुद को समझती क्या है? इस घर को होटल समझ लिया है उन्होंने। इतना सब कुछ कैसे बनाएंगी भाभी? अरे थोड़े दिन की बात है ना ईशा, दादी जी 2-4 दिन के लिए तो आई है, और 20 लाख के बारे में सोचना। थोड़े दिन दादी जी की फरमाइश पूरी कर देते हैं, फिर तो हम मजे करेंगे ना। दोनों बहुएं मिलकर दादी के लिए पूरा नाश्ता बनाती है और नाश्ता टेबल पर लगाती है। तब तक सरिता भी सोकर उठ जाती है। मेरी तो आज आँख ही नहीं खुली, बहुत लेट हो गया। चलो जल्दी से मम्मी जी के लिए नाश्ता बना देती हूँ। मम्मी जी उसकी जरूरत नहीं है, हमने पहले से ही पूरा नाश्ता बना दिया है। हाँ मम्मी जी, हमारे होते आप इतनी मेहनत क्यों करोगी भला, हम हैं ना। अच्छा ठीक है, जब तुम दोनों ने नाश्ता बना ही लिया है तो मेरा क्या काम बचा। मैं काम करती हूँ, थोड़ी देर और सो जाती हूँ। वैसे भी ना मेरे सर में थोड़ा दर्द है। सरिता मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा उल्लू बनाया दोनों बहुओं को। अब दोनों मिलकर मम्मी जी को संभालेगी और मैं आराम करूंगी। ईशा और पारुल सारा दिन बड़े मन से दादी सास की सेवा करती हैं। कभी दादी के लिए खाना बना रही है, कभी उनके लिए कपड़े प्रेस कर रही है, कभी उनका बिस्तर बना रही है, तो कभी दादी के हाथ पैर दबा रही है। बेटा तुम दोनों बहुत प्यारी हो। भला आज के जमाने में बड़े बूढ़ों की इतनी सेवा कौन करता है जितना तुम कर रही हो। तुम दोनों का सेवा भाव देखकर मेरा मन खुश हो गया। पहले तो मैं यहाँ 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकने वाली थी, लेकिन अब सोच रही हूँ पूरा 1 महीना रुक ही जाती हूँ। ये सुनकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। ईशा गुस्से में टहल रही थी तो पारुल जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। भाभी ये तो पासा उल्टा पड़ गया। हमने सोचा था दादी खुश होगी तो हमें 20 लाख रुपए देकर जाएगी, लेकिन यहाँ तो दादी ने 1 महीने रुकने का फैसला कर लिया। अब हम क्या करें भाभी, मुझसे इतनी मेहनत तो और ना होगी। तो सही कह रही ईशा, लेकिन 20 लाख रुपए चाहिए तो हमें दादी जी की सेवा तो करनी होगी। 1 महीने की तो बात है ना, उसके बाद तो दादी जी चल ही जाएंगे, फिर हम सोचो कितने अमीर हो जाएंगे। दोनों बहुएं जी लगाकर पूरा महीना दादी सास की सेवा करती है। 28 दिन बाद दोनों बहुओं की दादी की सेवा कर कर के हालत खराब हो चुकी थी। उनकी ऐसी हालत देखकर सास सरिता मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। सरिता अपने कमरे में बैठी बहुओं की हालत पर हंस रही थी। ईशा और पारुल को क्या बुद्धू बनाया। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया कि सासू माँ के पास 20 लाख की एफडी है और वो उसे एफडी के पैसे देगी जो उनकी सबसे ज्यादा सेवा करेगा, और मेरी बेचारी बहुएं सेवा में लग गई दिल से। उन्हें तो पता ही नहीं कि उन्हें कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला है। दोनों बहुएं गेट पर खड़ी सास की सारी बात सुन लेती है। मम्मी जी ने हमसे झूठ बोला, दादी जी के पास कोई पैसा नहीं है। मम्मी जी ने ये सही नहीं किया। हाँ भाभी, मम्मी जी ने ये सही नहीं किया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाभी, अब हम और दादी जी की सेवा नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, अब हम कोई काम नहीं करेंगे। तभी दादी की आवाज आती है। ईशा बहू, पारुल बहू, जरा यहाँ तो आना। ओहो, फिर से आवाज लगा रही है। तू जा ईशा, मैं नहीं आ रही, अब मुझे आराम करना है। भाभी मुझे भी नहीं जाना, आप जाओ ना। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। हमने इतने दिन दादी जी की सेवा लालच में आके की है। 1 महीना पूरा होने में सिर्फ 2 ही दिन बाकी है। जब इतना सब कर ही लिया है तो 2 ही दिन की तो बात है। देखना दादी जी कितनी खुश है। 2 दिन के लिए उनका दिल क्यों तोड़ना। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। दोनों बहुएं बाकी के 2 दिन भी बिना किसी स्वार्थ के दादी सास की जी जान से सेवा करती हैं। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार था। वो दिन था दादी जी के वापस लौटने का। वाह, मजा आ गया। आखिरकार आज सासू माँ जा रही है। मानना पड़ेगा मुझे अपने दिमाग पर। मैंने बहुओं को बेवकूफ बनाकर सारा काम करा लिया। दादी जाने लगती है। बेटा, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की। मन तो कर रहा है कि हमेशा के लिए यहीं रुक जाऊं। दोनों बहुएं हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। अरे डरो मत, मजाक कर रही हूँ। तुम दोनों ने मेरी इतनी सेवा की, उसके लिए मैं तुम दोनों को ये धन्यवाद पत्र देना चाहती हूँ। दादी दोनों बहुओं को एक लिफाफा देती है।
दोनों बहुएं बेमन से वो लिफाफा लेती हैं। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। दादी घर से चली जाती हैं। क्या भाभी, दादी तो बड़े कंजूस निकले। जाते जाते भी ये थैंक यू लेटर थमाकर चली गई। मुझे लगा कम से कम 100 रुपया तो देगी ही। हाँ ईशा, तुम सही कह रही हो। चलो देखे तो दादी ने लिखा क्या है। दोनों लिफाफा खोल कर देखती है तो हैरान रह जाती है। हैं? इसमें दादी जी ने हम दोनों के नाम अपनी 20 लाख की एफडी कर दी है। दोनों बहुएं बहुत खुश होती है और सरिता का मुंह उतर जाता है। अरे नहीं, मैंने तो ऐसे ही मजाक में कह दिया था। ये सासू माँ तो सच में बहुओं को 20 लाख की एफडी देकर चली गई। मैं अपनी शान पत्ती के चक्कर में खुद ही फंस गई। अब मुस्कुराने की बारी बहुओं की थी।